लास्ट क्लास के अंदर हमने 103 पढ़ा था। आई होप आपने पढ़ लिया होगा सबने 103। ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग 104। नाउ वी आर स्टार्टिंग 104। क्या कह रहा है सर 104? देखिए, लास्ट कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है, और ये बात कर रहा है नॉलेज ऑफ बिजनेस। हम जिसकी ऑडिट करने जा रहे हैं उसका बिजनेस क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है और उसका एनवायरनमेंट क्या है, ये सब चीजें हम जानने जा रहे हैं ताकि हम ऑडिट को ढंग से कर पाए। राइट, ओके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में कहा गया कि भैया ये जो हमने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाया है, ये बोलता है कि आपको किसी भी ऑडिट पे जाने से पहले उसके बारे में एक जानकारी ले लेनी चाहिए, ठीक है, उस इंडस्ट्री के बारे में, उस एंटिटी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। आपको याद है मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि एक नया नया ही सीए बना था कोई, है ना, डम्मी लिया हुआ होता, और वो सीए बना और उसको ऑडिट पे जाना पड़ा, ठीक है। सीए ने ऑडिट पे भेजा, वो ऑडिट पे चला गया। अब बैंक की ऑडिट पे गया वो पहली बार, और बैंक ऑडिट में क्या होता है पता है? बैंक ऑडिट में क्या होता है पता है? एनपीए का चेकिंग करना पड़ता है। एनपीए आप जानते हैं सभी लोग, व्हाट इज एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जानते हैं? इंटर में पेपर नंबर 12 में कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ठीक है। एनपीए जो होते हैं उसकी कुछ रूल्स होते हैं, राइट, कि हम किसी एडवांस को एनपीए कब कहेंगे? जब वो 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो। ऐसा ही है क्या? ऐसे ही होता है क्या? हाँ सर, पर क्या सारे लोन के अंदर यही रूल चलता है? क्या सारे लोन में यही रूल चलता है? नहीं, सारे लोन में ये रूल नहीं चलता। एग्रीकल्चर लोन की जब बात आती है तो उसमें क्रॉप वाइज आ जाते हैं, राइट। एग्रीकल्चर लोन में 90 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, वहां पे क्रॉप के हिसाब से चलता है। बोलिए, पता है आपको ये बात? यस सर। तो उस बंदे ने क्या किया, नया नया सीए बना था, डमी लिया हुआ था, है ना, और ढंग से पढ़ाई भी नहीं की होगी, पता नहीं क्या था, तो बंदा ऑडिट पे चला गया, और वहां पे सारे ही एग्रीकल्चर लोन ब्रांच। अब वहां पे तो क्रॉप सीजन लगता है, और उसने 90 डेज के हिसाब से चेक किया, और 90 डेज से हिसाब से वो सारे ही एनपीए हो रहे थे, ठीक है। उसने रिपोर्ट बना दी कि साहब सारे अकाउंट एनपीए हैं, बहुत सारे 90% अकाउंट एनपीए हैं, पर इन्होंने क्लासीफाई नहीं कर रखा, और वो रिपोर्ट बना के उसने आगे हेड ऑफिस में ट्रांसफर किया। हेड ऑफिस से फोन आता है ब्रांच के पास कि भैया ये आपने क्या कर रखा है साहब, ब्रांच में ऑडिटर की रिपोर्ट आई है कि ये इतना एनपीए है, आपने दिखा नहीं रखा, वो फलाना दिखाना, सारी बातें। उन्होंने सर सारी रिपोर्ट हेड ऑफिस को फॉरवर्ड कर दी, बोले सर देख लो ये है, कहाँ एनपीए? तो बोलते सर सीए की तो रिपोर्ट आई। अब सीए के जो सीनियर सीए थे, जो सीनियर पार्टनर थे, उनको बोला गया कि भैया ये आपके सीए ने ये ऑडिट की है, क्या है? तो बोले सर बुलाइए, और एक मीटिंग रखी गई, मीटिंग में बुलाया गया, जिसने ऑडिट की उसको भी बुलाया गया, और बैंक के भी जो ऑफिशियल्स थे वो भी थे। अब उसको पूछा गया कि भैया आपने क्लासिफाई किया है इन सारे एडवांसेस को एज ए एनपीए? बोला हाँ साहब किया है। बोले कैसे किया है? बोले जब देखो 90 डेज से ज्यादा है। तो उसको पूछा गया आपको रूल पता है? बोले हाँ सर मुझे रूल पता है। बोले इसमें क्या है? श्योर हूं मैं तुम, ठीक है। अब वहां पे सोचो उस पर्सन की हालत क्या हुई होगी, कितना एम्बेरसिंग हुआ होगा जब उसको फिर ये पता चला कि अरे भैया रूल ये नहीं है, तो मुझे लगता है गलती से सीए बन गए। समझ गए? तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए आपको प्री स्टडी समझ गए? एक टॉपर आई थी बिहार से, याद है किसी को? पटना या बिहार से एक टॉपर बनी थी थोड़े साल पहले, ऑल इंडिया टॉप किया था उसने, ठीक है। किसके अंदर? होम साइंस के अंदर। सीबीएसई थी क्या? नहीं, होम साइंस थी आई थिंक, पॉलिटिकल साइंस, सॉरी पॉलिटिकल में थे। तो उसको पूछा गया भैया पॉलिटिकल साइंस में आप क्या कर रहे हैं? तो बोले साहब मैंने खाना बनाना सीखा।
ठीक है, उसको पूछा गया कि पॉलिटिकल में आपने क्या किया, तो बोला मैंने खाना बनाना सीखा वहां। तो उसका जवाब ये था। तो चीटिंग करके रैंक तो ले आए, पर उस रैंक को जस्टिफाई करने वाला दिमाग भी तो होना चाहिए। समझ गए? तो इसलिए जब हम ऑडिट करने जा रहे हो तो हमें भी ये हमारी ड्यूटी बनती है कि सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन पे कौन सी इंडस्ट्री लगती है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, ये सारी चीजें हम देख के जाए। सर हाँ जी। ये जो फॉर एग्जांपल मैं ऑडिटर हूँ और मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, शू मेकिंग, ठीक है सर, मुझे ऑडिट करनी है, तो इज देयर अ पर्टिकुलर फॉर्मेट या कुछ होता है कि यार मुझे ये स्पेसिफिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं गूगल करने चला गया या कुछ, या ये जो नॉलेज ले रहा हूँ इसी से मुझे पता चलेगा कि भाई क्या क्या पता होना चाहिए, वो पूछना चाह रहा हूँ। देखिए किसी भी ऑडिट को करने का कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता है, ठीक है। आपको ये पता है कि किन किन चीजों पे आपको राय देनी है। अब वो राय आप कैसे देते हैं, किस बेसिस पे देते हैं, कितना आपको एविडेंस चाहिए, वो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर रहता है, ठीक है। कि कहाँ पे आप सेटिस्फाइड होते हैं। आपने जो आर्टिकलशिप की थी उसमें आपने सीखा होगा अपने सीनियर से कि भाई उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने कितने, वो क्या क्या करते थे। तो ना तो एक लिमिट में बंधना है कि भाई वो ये करते थे तो मैं भी यही करूंगा, ठीक है, और ना बेवजह के काम करने की कोशिश करनी है। तो दैट मीन्स आपका प्रोफेशनल जजमेंट ऐसा होना चाहिए। एक दो बार आप करेंगे, हर पहली ऑडिट में आप सब कुछ सही करेंगे या आपको बाद में ये लगेगा कि साहब मैंने कुछ छोड़ दिया, हो सकता है, पर आप सीखेंगे फिर उसी से, उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। सेकंड ऑडिट में आपको लगेगा यार फर्स्ट में मैंने ये गड़बड़ कर दी थी, मैंने ये चीज नहीं देखी थी, आज मुझे देखनी चाहिए। तो बस वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है कि ये कर लो हो गया काम, ठीक है। सिंपल सी बात है, आज अपन एक डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी दिखाने के लिए, तो डॉक्टर के भी अलग अलग तरीके हैं। एक हो सकता है कि सिर्फ बात करते ही दवाई लिख देता, आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर से पूछते हैं हाँ भाई क्या हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है ये लो ले लेना, ठीक है। एक होगा तो वो चेक करेगा, सांस लीजिए, ये कीजिए, जीभ दिखाइए, आंख दिखाइए, फिर वो मेडिसिन लिखेगा। एक डॉक्टर होगा जो जाते हैं रिपोर्ट्स लिख देगा, भैया सीबीसी करवा के आओ, एक्सरे करा के आओ, ये करवा के आओ, फिर तो वो ट्रीटमेंट है। बीमारी एक ही है, अलग अलग लोगों का अलग अलग ट्रीटमेंट है, वो कैसे करते हैं वो उनका प्रोफेशनल जजमेंट है। चलिए तो आ जाइए सर, ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया गया सर ये स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज एनेबल टू कोस्ट ऑडिटर टू हैव नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस which is sufficient to identify and understand the event, transaction and practices। समझ गए कि भाई आपको इतना हम कैपेबल तो बना दें कि कल को जब आप ऑडिट करने जाओ तो वहां के डॉक्यूमेंट देख के आप ये तो समझ जाओ कि सामने वाले ने क्या कर रखा है। कहीं आपको सामने वाले के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही समझ में नहीं आए, आपको यही नहीं पता हो कि उसने किया क्या है, तो फिर क्या होगा भाई। आपको जब यही नहीं पता हो कि क्लाइंट ने क्या किया है और कैसे किया है, तो फिर क्या कर पाओगे आप, ठीक है। तो उतना आपको कैपेबल बनाने के लिए बोला गया कि आपको इंडस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेडिकल इंडस्ट्री होती है, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है उनका एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है। उन्हें एक्सपायरी से कुछ टाइम पहले अलग रख दिया जाता है और एक्सपायरी के बाद उनको क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। उनको वापस भेज दिया जाता है और बाद में कंपनी उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये रूल लगता है, क्योंकि ये सब इंडस्ट्री में तो नहीं लगता, ठीक है। अब आप किसी क्लाइंट के पास गए है ना, मेडिसिन कंपनी की ऑडिट पे गए और वहां पे जाके आपको कहता है कि भैया इतना स्टॉक हमने जला दिया है क्योंकि एक्सपायर हो गया था। आप कहते हो अरे भाई पागल हो क्या, जला क्यों दिया, तो बताइए गड़बड़ नहीं हो जाएगा मामला। तो इसलिए आपको उन चीजों का पता होना चाहिए। चलिए सर, अब ये सीएस आपसे क्या चाहता है, ये आ जाइए रिक्वायरमेंट के ऊपर। The cost auditor shall have adequate level of understanding of the knowledge of business, its process and business environment to develop a reasonable assurance in order to express an opinion on the cost statement in which he is expressing an opinion। ठीक है, इसका मतलब सर जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करता है, वो किस तरीके से काम करता है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उसकी बेटर वे में ऑडिट कर पाए, राइट। ओके, तो इसमें क्या क्या चीजें आप जानेंगे उस पर देखिए, थोड़ा सा डिटेल दे रखी है। ओके, पहला पॉइंट,
नेचर ऑफ एंटिटी, एंटिटी का नेचर कैसा है, एंटिटी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या वो जॉइंट प्रोडक्ट बनाती है, क्या वो बाई प्रोडक्ट बनाती है, अगर हाँ तो उसके मेन प्रोडक्ट कौन से हैं, ठीक है, उसका वेस्टेज क्या होता है, उस वेस्टेज का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पहले ही जान लेनी है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर पाएंगे, अकॉर्डिंगली आप उसको मेजर कर पाएंगे ढंग से और उसकी ऑडिट सही तरीके से कर पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक पार्टनर एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो आप क्या ये जानना आपके लिए सही होगा कि उस कंपनी का सीईओ कौन है, उस कंपनी के केएमपी कौन है, ठीक है, उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है? क्या ये चीजें आपको पता होनी चाहिए? बोलिए, क्या ये चीजें आपको पता होनी चाहिए? यस, डेफिनेटली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अरे भैया, कल को कुछ आपको कोई फ्रॉड मिलेगा, कुछ चीजें मिलेगी, आप किसको रिपोर्ट करेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कौन है ना, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, केएमपी कौन है, कंपनी का सीईओ कौन है, तो आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे? समझ गए? तो आपको पता होना चाहिए ना कि वहां पे कौन कौन है, ठीक है, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उनका, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये किस तरीके से चलते हैं, ठीक है, कल को मान लो किसी डायरेक्टर से आपकी बहस हो तो उसके ऊपर कौन है ये भी तो पता होना चाहिए ताकि आप एक्शन ले सकें। तो जो हायरार्की होती है कि सबसे ऊपर ये है, मालिक है, इसके ये सीईओ इसको बना रखा है, ये इसके डायरेक्टर है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कोई कंपनी में प्लम्बिंग का काम करने नहीं जा रहे हैं कि भैया मुझे क्या मतलब है, मुझे तो जाके नल ठीक करके आना, मैं आ जाऊंगा। अपन कोई प्लम्बर का काम करने थोड़ी जा रहे हैं, हम उसके फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्टर है तो डॉक्टर को हर बात पता होनी चाहिए, समझ गए? यस, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर अब कॉस्ट ऑडिट तो प्रोडक्ट वाइज होती है, हमें ये भी पता है कि कॉस्ट ऑडिट प्रोडक्ट वाइज होती है, तो फिर आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि उसके मेजर इनपुट मेजर आउटपुट क्या क्या है, ठीक है, जिससे सही तो हम सारी ऑडिट कर पाएंगे। आइए आगे लिखा सर, रिलेवेंट इंडस्ट्री, जैसे अभी मैंने बताया कि मेडिकल जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर कुछ रूल अलग लगते हैं, इसलिए आपको उसके पता होना चाहिए कि हम जिसकी ऑडिट करने जा रहे हैं वो कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उसकी रेगुलेटरी और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, राइट? ठीक है, नेक्स्ट, एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। अलग अलग पॉलिसी होती है, जैसे अपन ने स्टॉक वैल्यूएशन पढ़ा, क्या स्टॉक वैल्यूएशन में फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज होता है, शायद आपको CS6 में पढ़ा था हमने। तो क्या आपको जाते ही पहले ये चीजें पता कर लेनी चाहिए कि कंपनी क्या क्या चीजें फॉलो करती है, कंपनी जो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए वो फीफो लिफो या वेटेज के बेस पे बनाए, जब तक ये नहीं पता होगा क्या आप ऑडिट कर पाएंगे स्टॉक की रिगार्डिंग या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के रिगार्डिंग? नहीं कर पाएंगे ना, तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जाते ही हमें क्या समझना है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कैसे काम करती है, इस पे क्या क्या रूल अप्लीकेबल होते हैं, इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, ठीक है, इसमें मालिक कौन है, ये सब बातें आपको पता करनी है, ठीक है। मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस, ये आपका रेशियो हो गया कि रेशियोज वगैरह कि एंटिटी कैसे है, मार्केट शेयर इसका क्या है, ये कैसे परफॉर्म करती है, ये सब चीजें भी आपको जान लेनी। भैया आप सिंपली मुझे एक बात बताइए, अगर आप शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, शादी के लिए लड़की या लड़का देखने जा रहे हैं, जो भी एज द केस में भी, तो क्या आप सिर्फ उसके बारे में ही जानेंगे या उसकी फैमिली के बारे में भी जानेंगे? हाँ जी, सिर्फ उसी के बारे में जानेंगे कि भैया इसका नाम ये है, इसकी एज ये है, ठीक है ठीक है, या उसकी फैमिली क्या है, कितने भाई बहन है ना, घर किराए का है, खुद का है, कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, सब जानेंगे? बताइए, सारा ही जानेंगे सर, ठीक है। इस इंडस्ट्री मतलब कौन से कास्ट से है ये भी जानेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी कौन से यूज करते हैं, इसका मतलब सर उनके घर में सिस्टम क्या है,
क्या वो कंजर्वेटिव अप्रोच में है या ओपन माइंडेड है, किस तरीके से वो रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, ये भी जानेंगे। ठीक है। परफॉर्मेंस का मतलब उनके घर की रेपुटेशन कैसी है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, मार्केट में क्या हवा है, ये भी जानेंगे। समझ गए? तो बस वैसे ही सब एंटिटी के बारे में भी सब कुछ जानो, तभी तो आप रिपोर्ट दे पाओ। आगे आइए सर। आगे बोला गया सर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल जानना पड़ेगा। अब इसकी प्रोसेस के ऊपर आ गए हम, अभी तक हमने उसके बारे में जाना, अब उसकी प्रोसेस के ऊपर जान रहे हैं हम, इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल को जानने के लिए हमें बहुत सारे सब पॉइंट दे रखे हैं, ये जो है ना ABC, ये इंटरनल कंट्रोल के सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला लिखा है कंट्रोल एनवायरनमेंट। ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाया गया है। ठीक है, मतलब वहां पे जो लोग काम करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए किस तरीके का एनवायरनमेंट बनाया गया है। ठीक है, क्या वहां पे कुछ जैसे बायोमेट्रिक मशीन हो गया, CCTV कैमराज हो गए, ऐसा कुछ लगाया गया है क्या या नहीं लगाया गया, उन चीजों को आपको देखना है। क्योंकि भैया अगर ज्यादा चीजें हैं, सिक्योर पॉलिसी लगा रखी है, सिक्योर सिस्टम लगा रखा है, तो आपका काम कम हो जाता है, और अगर ये चीजें नहीं है तो आपका काम ज्यादा हो जाता है। तो आपको इसके बारे में पहले जानकारी लेनी होगी, राइट? ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। द कॉस्ट ऑडिटर शेल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर द एंटिटी हैज ए प्रोसेस फॉर। क्या एंटिटी के अंदर इन चीजों से रिलेटेड पॉलिसी है या नहीं, ये भी आप जानेंगे। तो क्या है, आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिस्क रिलेवेंट टू द कॉस्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर रहे हैं उसमें किस तरीके की रिस्क है वो आप जानेंगे। लाइकलीहुड ऑफ देयर अकरेंस, उन जो भी रिस्क है उन रिस्क के होने के चांस कितने हैं वो देखेंगे। एस्टिमेटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, जो रिस्क है उससे कितना नुकसान हो सकता है, उसका एक्सपोजर क्या है। ठीक है, उसका एक्सपोजर क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। एंड डिसाइडिंग अबाउट द एक्शन टू एड्रेस दोज रिस्क, उन रिस्क से निपटने के लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आप जानेंगे। ठीक है, इसका मतलब सुनना ध्यान से एक बार। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहा हूँ ऑडिट करने के लिए। ठीक है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके ये पता किया, वहां के मैनेजमेंट से पूछा कि साहब आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क क्या है। वो कहते हैं सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क इतना ही है, टेक्नोलॉजी चेंज, कि अगर जो काम हम कर रहे हैं उस चीज की टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई तो हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, मैनेजमेंट। हमने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा आपको जो ये रिस्क है, आपके जो रिस्क है आपको पता है इसके होने के चांस कितने हैं। बोला हाँ सर हमने सिस्टम लगा रखा है, हम इसकी डेली स्टडी करते हैं और हमें पता है इसके होने के चांस कितने हैं। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि सर कल को अगर मान लो ये रिस्क हो जाए, ये टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो कितना नुकसान होगा, आपने सोचा है। बोला हाँ सर इसके लिए भी हमने प्लानिंग कर रखी है कि हमें कितना नुकसान होगा, अंदाजा हमने लगा रखा है। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि अगर आपकी ये रिस्क हो गई तो इससे निपटने के लिए क्या करना होगा, क्या आपने इसके बारे में भी सोच रखा है। ठीक है, मैनेजमेंट कहता है यस हमने इसके बारे में भी पूरा सिस्टम बैठा रखा है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट ने ये सारे काम कर रखे हैं। तो हमें ये जानना है कि क्या मैनेजमेंट ने ये सारी चीजें कर रखी है या नहीं कर रखी है। बोलिए आगे बात समझ में। मतलब हमें वो चीजें नहीं देखनी है, हमें रिस्क कंट्रोल नहीं करना है, हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट रिस्क कंट्रोल करने के लिए तैयार है। बोलिए क्लियर है। क्या एक एग्जांपल और दूं। हाँ जी बोलिए क्लियर है, एग्जांपल दूं। क्लियर है,
ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो रिस्क है उससे निपटने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगा रखी है आपने, आपकी तैयारी कैसी है, ये हम बेसिकली देख रहे हैं। आगे आ जाइए। नेक्स्ट बोला गया है कॉस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या आप जानते हैं MIS क्या होता है? हाँ जी, एनीवन नो अबाउट MIS? यस, CIS। नहीं पता सर अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जो सर कंपनी यूज करती है, जिससे वो अलग अलग रिपोर्ट बना के देती है कंपनी को, जिससे वो डिसीजन ले सकती है। यस, वेरी गुड। और कोई? और कोई भाई? CA फील्ड के अंदर इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर आता है पूरा, ठीक है। क्या होता है, देखिए पहले कुछ सॉफ्टवेयर चलते थे जिनका नाम होता था, आपने शायद कोस्टिंग में भी पढ़ा हो, MRP1 और MRP2। पहले ये सिस्टम चलते थे। उसके बाद एक सिस्टम आया था TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये था मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। फिर आया TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। फिर आया MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या करते हैं, ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जो वैल्यू एडेड रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। ये वैल्यू एडेड रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट किसको देते हैं, आपके जो एग्जीक्यूटिव पर्संस होते हैं उनको देते हैं, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। अब आप ऑडिट करने गए और आपने वहां जाके पूछा कि भैया क्या आपके यहाँ MIS लगा हुआ है? आप कहते हो हाँ सर लगा हुआ है। अब लगा हुआ है तो वो MIS को चेक करेगा, क्योंकि अगर MIS ढंग से काम कर रहा है तो उसका काम कम हो जाता है। तो मेरा काम कम हो गया ना, मैं आपकी ऑडिट करने आया और मुझे पता है कि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम लगा हुआ है जो कि सब चीजें मैनेज कर रहा है, तो ठीक है, मुझे एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये गलती इंसान करता है, मशीन नहीं करती। समझ गए? अच्छा, तो देखिए क्या क्या चीजें हम इसमें देखेंगे कि भैया क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देयर एनालिसिस दैट इज सिग्निफिकेंट टू द कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो आपका CIS या MIS प्रोसेस करता है, ठीक है। वो किस तरीके से, उसका क्या प्रोसीजर है कि वो उन ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करता है, रिकॉर्ड करता है और प्रोसेस करता है और उनसे रिपोर्ट बना के देता है। मतलब उसका काम करने का प्रोसेस क्या है आपके सिस्टम का, वो भी वो बंदा समझ लेगा, ठीक है। द रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन दैट आर यूज्ड टू इनिशिएट रिकॉर्ड एंड प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग। मतलब ये जो रिपोर्टिंग होती है इसमें किस किस तरीके का डेटा यूज किया जाता है और इससे किस किस तरीके की रिपोर्ट सबमिट होती है, ये सारी बातें हम जान लेंगे रिगार्डिंग दैट CIS और MIS, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। हमें ये पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। बताइए, आई बात समझ में? आई थिंक थोड़ा सा आपका कंप्यूटर नॉलेज कम है, राइट? टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कम है थोड़ा। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कम है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा टाइम के साथ साथ। आगे आइए सर, कंट्रोल एक्टिविटीज। ऑडिटर ये भी पता कर लेगा कि क्या क्या कंट्रोल आपने लगा रखे हैं, ठीक है। तो चलिए उससे भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग कंट्रोल। मॉनिटरिंग कंट्रोल कौन कौन से लगा रखे हैं, मॉनिटरिंग कंट्रोल कौन कौन से लगा रखे हैं, किन किन एक्टिविटी पे लगा रखे हैं और उसको कौन सुपरवाइज करता है, ये सारी बातें भी ऑडिटर जान लेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा भैया, ऑडिटर का काम आसान हो जाएगा। मैंने जाते ही देख लिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगा हुआ है, सारी मॉनिटरिंग एम्प्लॉय की वहां पे हो जाती है, तो क्या मैं कम से कम इतना सिक्योर हो गया कि ठीक है, इसका मतलब हमें एम्प्लॉय कॉस्ट में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सही है। उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बताइए, क्या इतना सिक्योर हो सकता हूँ? अगर मुझे ये पता चल जाए कि इन्होंने एम्प्लॉय के ऊपर बढ़िया कंट्रोल लगा रखा है, मॉनिटरिंग भी उसकी अच्छी होती है,
और सारी रिपोर्ट उससे जनरेट भी होती है, तो क्या मुझे उस पर कम एफर्ट्स करने हैं? हाँ सर, मुझे उस पर कम एफर्ट्स करने हैं। कॉस्ट ऑडिटर सेल इवेल्युएट द एडुकेशन ऑफ कंट्रोल फंक्शन की एडुकेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन रिलेशन टू द कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, कि आपकी जो इंटरनल ऑडिट होती है, जो इंटरनल ऑडिट होती है, क्या उसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स को शामिल किया गया है? अगर हाँ, तो क्या पर्याप्त रूप से किया गया है? वो सब चीजें भी आप इसमें देख लेंगे। ओके, ताकि आपका ऑडिट करना आसान हो जाए। बोलिए, यहां तक बता दीजिए एक बार। ये थोड़ा सा टेक्निकल सीएस है, इसमें टेक्निकल बातें हैं थोड़ी सी, मतलब बेसिकली आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी दी जा रही है। अब आपने तो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा कहाँ देखा है? बाहर से देखा है। सर बिल्डिंग दिखती है कि ऐसे कोई बता देता है कि देखो सर ये डीएलएफ की बिल्डिंग है ना, बस हमने वही देखी है सर, राइट? अंदर बहुत चीजें होती है। जैसे मुंबई जाते हैं, तो मुंबई जाते हैं तो जो घुमाने वाला गाइड होता है वो दूर से दिखाता है ना कि देखो वो अमिताभ बच्चन का बंगला है, दिखाता है इसे, वो शाहरुख खान का घर है। तो वैसे ही अपन ने बाहर से देखा है, अंदर बहुत सारी चीजें होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, आगे आइए सर। अब ये सेपरेट पॉइंट है उसी चीज के जानकारी लेने के ही। पहला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है और उनपे कैसे कैसे कंट्रोल लगा रखे हैं। क्योंकि देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो कम या ज्यादा हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब वो लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली चीजें इस्तेमाल करते हैं, है ना। अकाउंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक है, बाकी चीजें भी इलेक्ट्रॉनिक है, अटेंडेंस भी इलेक्ट्रॉनिक है, वो सब चीजें आपने कर रखी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा एक्सटेंट कितना है आपके यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल एक्सटेंट कितना है। ठीक है, और जब टेक्नोलॉजिकल एक्सटेंट होगा तो उन पे कंट्रोल भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनका मिसयूज भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। समझ गए? तो आपको दोनों चीजें देखनी है, एनवायरनमेंट भी देखना है और कंट्रोल भी देखना है। तो पहला क्या बोला है, देखिए आप क्या इवेल्युएट कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं आईटी स्ट्रक्चर कैसा है, सिस्टम कैसा है, और प्रोग्राम इन यूज इन एंटिटी, एंटिटी में कौन कौन से प्रोग्राम यूज किए जा रहे हैं। उन प्रोग्राम से, उन स्ट्रक्चर से जो भी डेटा आता है उस पर कितना कंट्रोल है, कि उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। ये बहुत जरूरी होता है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज की जाती है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वहां पे क्या किया जाता है, एक डेटा हाउस बनाया जाता है, एक ऑफिस बनाया जाता है। आपने देखा होगा, लिखा होता है परमिशन विथ सॉरी एंट्री विथ परमिशन ओनली, ऐसा वो लिखा हुआ रहता है कि हर कोई उसमें नहीं जा सकता, उसमें सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही जा सकते हैं। तो वो उस पर कितना कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल कितना है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। कंट्रोल ऑन चेंजेस इन डाटा इन मास्टर फाइल सिस्टम एंड प्रोग्राम, जो मास्टर फाइल्स या डेटा है उसमें चेंज करने के लिए कौन अथोराइज है। कल को वो 3 इडियट्स वाली तरह हुआ कि स्पीच में जाके और वर्ड चेंज कर दिया, तो डिजास्टर हो जाएगा, बताइए। 3 इडियट्स में जो वो स्पीच चेंज कर देता ना जाके, तो अगर वहां पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती तो क्या वो चेंज कर सकता था? नहीं सर, नहीं कर सकता। तो ऐसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने डेटा तो इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ कर रखा है, पर डेटा रूम खुला रहता है, कोई भी चला जाता है, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, एक एम्प्लॉई है, वो बहुत छुट्टियां करता है, महीने में 10 दिन आता है, 20 दिन छुट्टी पर रहता है। ठीक है, पर वो क्या करता है, महीने के आखिरी में डेटा रूम में जाता है और अपनी जो भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस में अब्सेंट लगी हुई रहती है उसको प्रेजेंट कर देता है वो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना आराम से। तो इसलिए डाटा का एक्सेस और उस पर बहुत कंट्रोल लगाना बहुत बेहद जरूरी है। आगे लिखा है इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। बिल्कुल, आपकी जो इंफॉर्मेशन है और सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो एक ही चीज है, और वो है डेटाबेस। सोचो, अगर किसी बैंक का आज डेटा पूरा करप्ट हो जाए, साफ हो जाए, पता ही नहीं है किसका पैसा कितना जमा है, तो सोचो क्या हाल होगा। मान लो कल को एसबीआई ये कहे कि साहब हमारा सारा डेटाबेस उड़ गया, हमें कुछ नहीं पता कि हमारे पास किसका पैसा जमा है और किसको हमने लोन दे रखा है,
तो सोचो क्या होगा। पता नहीं, अरे वो कहाँ लुट जाएंगे, पता नहीं कौन कौन लुट जाएगा। सर किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। हाँ, तो कितने लाखों करोड़ों लोग डूब जाएंगे। क्योंकि देखो, हमेशा बैंक में पैसे जमा करवाने वालों की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लोन लेने वालों की कम होती है, राइट। क्योंकि जमा कराने वाला 100 भी करवाता है, 500 भी करवाता है, 1000 भी करवाता है, ठीक है। और लोन लेने वाला 5 लाख का लेता है, 10 लाख का लेता है, या लाख का लेता है, 2 लाख का लेता है। तो जाहिर सी बात है, जितने कस्टमर डिपॉजिट वाले होते हैं, है ना, सेविंग अकाउंट वाले, एफडी वाले, छोटे छोटे, वो ज्यादा होते हैं, और जो लोन लेने वाले होते हैं वो कम होते हैं। अब लोन वाले तो कहेंगे साहब हमारा तो हो गया लोन पेमेंट, जय श्री राम, हमने तो लोन लिया ही नहीं था सर कभी, वो तो ये कहेंगे, ठीक है। और जिन बेचारों के थोड़े थोड़े रुपए थे वो सब मर जाएंगे, समझ गए। तो सोचो उस दिन क्या हालत होगी। तो इसलिए अब आपने सोचा कभी कि कभी ऐसा हुआ क्यों नहीं आज तक। अच्छा चलो, हाँ बिल्कुल ठीक है। यस, बहुत बड़ा बैकअप रखा जाता है। एक बैकअप होता है जिसका नाम होता है मिरर बैकअप, इसको बोलते हैं मिरर बैकअप। मिरर बैकअप का मतलब सेम टू सेम वैसा का वैसा डेटा जैसा वहां पे है, एज इट इज, उतना बड़ा, जितना बड़ा रूम बना हुआ है ना डेटाबेस, उतना ही रूम एक सीक्रेट जगह पे और होता है जो किसी को पता नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपने मेन सिस्टम हैक भी कर दिया और उसको डिलीट भी कर दिया, तो उतना ही बड़ा बैकअप दूसरी जगह पे है, वो वहां से डेटा निकाल लेते हैं, समझ गए। अब आप सोचो, इससे भी खतरनाक, बैंकिंग वाले से भी खतरनाक स्टॉक मार्केट। कल को अगर एनएससी या बीएससी को कोई हैक कर ले और पता चले 20 रुपए वाले शेयर को 2000 का कर दिया, तो सोचो क्या होगा। और 2000 वाले शेयर को 2 रुपए का कर दिया, समझ गए। पर उसको भी हैक नहीं किया जा सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया हुआ है। एनएससी का, बीएससी का जो डेटाबेस सेंटर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और उसके भी बैकअप ले रखे हैं, बैकअप होते हैं सबके। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर बैकअप, बहुत प्रॉपर, प्रॉपर नहीं बहुत प्रॉपर बेटा, जितना अपन सोच नहीं सकते। मैंने कहा ना मिरर बैकअप होता है, जितना बड़ा जो ऑफिस उनका एक जगह बना हुआ है जहाँ पे पूरा डेटा है, वैसा ही ऑफिस दूसरी जगह भी बना हुआ रहता है एकदम, ठीक है। तो दुनिया में जैसे अभी ये कोरोना है, लोग कहते हैं कि भैया चाइना का ये बायोलॉजिकल वेपन है, ठीक है। तो अब जो लड़ाइयाँ होती है वो हथियारों से नहीं होती है, वो ऐसे नहीं होता तलवार बंदूक लेके लड़ाई, अब सीधा वायरस मार दो, देश खत्म, ठीक है। हर देश ने बना रखे हैं वायरस। तो जब भी किसी से लड़ना होगा तो वो ये नहीं करेंगे, वो तो एक मिसाइल लेंगे, उसमें वायरस डालेंगे और दूसरे कंट्री के ऊपर ये धड़ाम, चलो जी साहब। तो वैसे ही और दूसरा जो सबसे घातक है वो है ये टेक्नोलॉजी। सबसे घातक जो वार है वो टेक्नोलॉजी। अगर आपको किसी देश को नष्ट करना है, किसी देश से हमला करना है, लड़ना है, तो आप उससे लड़ो ही मत। बॉर्डर पे आप क्या करो, आप उसके डेटाबेस हैक करके उसको डिलीट कर दो, वो देश ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सोचा है कभी? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनका बैंक, उनका शेयर मार्केट हैक करो और उसको साफ कर दो, देखो ऐसे ही देश खत्म हो जाएगा, समझिए। पर बस वो इतना आसान नहीं होता। चलिए आगे आते हैं। तो सिक्योरिटी बहुत बहुत जरूरी है। डेटा सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटा से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कई बार हमारे वो हो जाते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल से ये जो अपने आधार डेटा लीक हो जाते हैं। अब सोचो अगर आज किसी के पास हमारा आधार डेटा है, ठीक है, हमारे बायोमेट्रिक साइंस वगैरह है, तो वो तो सब कुछ कर सकता है हमारे साथ, हमारी हर चीज को वो हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आइए, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क मटेरियल, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ऑडिटर क्या करेगा, ये मेजर करेगा कि बड़ी गलती होने के चांस कितने हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये ऑडिटर की रिस्क है, ठीक है, ये ऑडिटर का काम है। द ऑडिटर shall आइडेंटिफाई एंड assess द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट at the cost statement level and assertion
लेवल इंक्लूडिंग टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट हेड्स एंड डिस्क्लोजर देयरऑफ, कि भैया जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं उनमें कॉस्ट के क्लासिफिकेशन को लेके, कॉस्ट के डिस्क्लोजर को लेके और कॉस्ट के कैलकुलेशन को लेके क्या गड़बड़ हो सकती है, इसके कितने चांसेस हैं और उस चांस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो चीजें ऑडिटर देखेगा। अब इसके लिए ऑडिटर क्या करता है, इसके लिए ऑडिटर ये स्टेप फॉलो करता है, तो आप भी देख लीजिए। आइडेंटिफाई रिस्क इंक्लूडिंग द रिलेवेंट कंट्रोल, ठीक है, क्या क्या रिस्क है और उसपे क्या क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं, उन चीजों को चेक करेगा। assess whether the risk is related to the recent significant economic, accounting or other development and therefore require specific attention। जो रिस्क है वो अभी रिसेंटली जो चेंज किया गया है, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक चेंज हुआ है, चाहे अकाउंटिंग चेंज हुआ है, चाहे और कुछ किया गया है। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नया सिस्टम डेवलप किया गया है, वो कहते हैं हमने अभी अभी नया सॉफ्टवेयर लिया है, तो उससे रिलेटेड रिस्क का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो गड़बड़ करेगा तो वो पकड़ना बहुत मुश्किल रहेगी, तो उसको पहले ही असेस करेगा ऑडिटर। असेस वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो फ्रॉड होता है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में होता है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से क्या करते हैं, रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर देते हैं बहुत सी चीजों के लिए, जब तक बात पकड़ में आती है तब तक आप फरार हो चुके होते हैं, ठीक है, तो इसलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले चेक किया जाता है। Assess the degree of subjectivity in measurement of information related to the risk, कि जो आप रिस्क असेस कर रहे हैं उसके लिए आप किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे कम करना है, वो सब चीजें आप देखेंगे। Assess whether the assessee arises a need of revising the assessment risk, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो ये कह रहा है कि आपने ऑडिट रिस्क को असेस कर लिया और ये देख लिया कि ठीक है इतनी रिस्क है, मुझे इतनी चेकिंग करनी है, काम हो जाएगा। जब आपने चेकिंग की तो आपको पता चला कि नहीं, अभी तो और डिटेल जांच करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, ठीक है, रिस्क ज्यादा है, तो फिर आपको अपने प्लान को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक। ओके, फोर्थ पॉइंट पूछ रहे हैं तुषार, असेस द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि हमने जो रिस्क मेजरमेंट की है ना, मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड रिस्क, हमने जो रिस्क मेजरमेंट की है उसमें सब्जेक्टिविटी मतलब कि जैसे हमने एक रिस्क देखी, हमने एक इंफॉर्मेशन को क्या किया, असेस किया कि इसमें कितने रिस्क है, पर उसमें रिस्क ये थी कि जनरली तो कोई रिस्क नहीं है, पर किसी और चीज पे डिपेंड करती है, वो रिस्क किसी और चीज पे डिपेंड करती है, तो फिर हमें उस डिपेंडेंट एस्पेक्ट को देखना है कि उसके होने के चांस कितने हैं, वो कितना डिपेंड करती है उसके ऊपर, ये हमें देखना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी मतलब वो किससे रिलेटेड है, उसके रिलेटेड पॉइंट्स और देखने हैं, ओके। चलिए लास्ट पॉइंट आ गया सब, डॉक्यूमेंटेशन। अब ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कल भी हमने पढ़ा था CS 102 के अंदर कि भैया जो भी आप काम करेंगे, जितने भी आप काम करेंगे, उन सब से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते जाएंगे, पूरे ऑडिट के दौरान आपका काम ही है। तो की एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग obtained regarding each of the aspect of entity and its environment on each of the internal control component, the source of information from which understanding was obtained and the risk assessment procedure performed। आपने इंटिटी के बारे में, इंटिटी के प्रोसेस के बारे में, इंटिटी के कंट्रोल के बारे में जानकारी कहां से ली, इस बात का डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें, क्योंकि कल को आप कहेंगे कि भैया हमने चेक कर लिया था कि इंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, आपसे पूछा जाएगा भैया कैसे किया चेक, बताओ, तो आप कहोगे भैया देखो हमने इन चीजों से चेक किया, बोले ये आपको डॉक्यूमेंट दिए किसने, वो भी तो बताओ, डॉक्यूमेंट आए कहां से, जानकारी आई कहां से, तो वो सब चीजें आपको रिकॉर्ड करना जरूरी है कि हमने कहां से चीजें ली है, कहां से इंफॉर्मेशन लेके चेक किया है, समझ गए। नेक्स्ट लिखा है the identified and assessed risk of material misstatement at the cost statement level and assertion level including cost heads and disclosure thereof। अब उसके बाद जब आपने ये सारा असेसमेंट कर लिया तो क्या रिस्क निकल के आई आपके हाथ में, आपको क्या रिस्क के बारे में पता चला, वो भी आप डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे कि हमने चेक कर लिया है और हमें ये पता चला है कि इस चीज में रिस्क है, मतलब कि है ना वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में रिस्क है सर, हमें पता चला है कि वहां पे गड़बड़ हो सकती है, तो हम उसको डिटेल में जांच कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेबर कॉस्ट में हमें लगा है, तो वो सब चीजें भी आप लिखेंगे कि किसमें आपको कितना रिस्क असेस किया है आपने। द रिस्क आइडेंटिफाइड and related control about which the auditor has obtained an understanding।
तो वो सारी चीजें आप लिख देंगे कि हमें ये तो रिस्क मिली है, ठीक है, ये हमें रिस्क मिली है, और इन पे ये कंट्रोल लगे हुए हैं, ये कंट्रोल किस हद तक काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करेंगे। बोलिए, आई बात समझ में? तो ये आपके पास एंटिटी की सारी जानकारी आ चुकी है, और इसके बेस पे आप अपनी ऑडिट प्लान करेंगे। बोलिए भी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? चलिए, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है XBRL। तो अभी तो 8 ही मिनट बचे हमारे पास, तो हल्की सी एक बार बात कर लेते हैं। किसी को पता है, पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या किसी को XBRL के बारे में कुछ पता है? बोलो हाँ या ना, कुछ भी, व्हाटएवर, या नाम भी सुना हो कहीं। आपके अकाउंट्स में भी आता है आई थिंक, क्या आता है अकाउंट्स में भी? क्या सर ये रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, आज ही लो में बताया था। अच्छा, आज ही बताया था, वाह वेरी गुड। क्या है बताइए, फिर तो आपको अच्छी नॉलेज होगी। सर जो भी लिस्टेड कंपनी वगैरह होती है ना सर, वो जो आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट देती है ना सर, वो XBRL में देती है सर। ये कॉमन लैंग्वेज होती है सर, क्या हर कंट्री में ही होती है ना, तो यूनिफॉर्मिटी रहती है, कंपैरिजन करने में इजी रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आज लोग में रिपोर्टिंग लैंग्वेज है सर, बिल्कुल। देखिए तो फिर तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आएगी पढ़ने में, फिर तो पूरा पढ़ चुके हैं आप। देखिए, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपने यहाँ पे एनपीओ होते हैं ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ बोल दो या एनपीओ बोल दो, तो वैसे ही एक XBRL इंटरनेशनल करके है। XBRL इंटरनेशनल, ये भी नॉन प्रॉफिट कंसोर्टियम है। क्या है ये? नॉन प्रॉफिट कंसोर्टियम, उसने बनाया है ये। उसका नाम क्या है? XBRL इंटरनेशनल, उसने बनाया है ये बेसिकली क्यों बनाया गया, इसको पहले आप समझिए, ठीक है। ये रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, अच्छी बात है। जैसे अपन वर्ड फाइल बनाते हैं, है ना, एक PDF फाइल बनाते हैं, एक्सेल फाइल बनाते हैं, वैसे ही ये भी एक फाइल फॉर्मेट है। ये भी क्या है? एक फाइल फॉर्मेट है। पर इस फाइल फॉर्मेट की एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि ये आपके डॉक्यूमेंट की साइज को रिड्यूस कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? आपके डॉक्यूमेंट की साइज को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक वर्ड फाइल बनाई और एक ही पेज की वर्ड फाइल है, तो उसकी साइज कितनी होगी? 10-12 KB की होगी, राइट? आपने वर्ड फाइल बनाई और एक ही पेज की फाइल है, तो उसकी साइज क्या होगी? 10-12 KB की होगी। फिर आपने एक वर्ड फाइल बनाई, मान लीजिए 100 पेज की, 200 पेज की, तो उसकी साइज कितनी होगी? 5 MB, 10 MB, समझ गए? और बड़ी बनाएंगे 500 पेज की, तो साइज और बढ़ जाएगी। जैसे अपनी ये PDF है, कॉस्ट ऑडिट वाली जो PDF है, इसकी साइज 5.3 MB समथिंग है, ठीक है। ये जो कॉस्ट ऑडिट की मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, ये जो फाइल आपके सामने ओपन है, इसकी साइज 5.3 MB समथिंग है, ठीक। अब हर साल आप आरओसी को, हर कंपनी आरओसी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, जिसमें AOC 4, MGT 9, ये वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है, जो MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नाम सुना ना? MCA 21 जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो इनका जो सर्वर बनाया हुआ है, आरओसी का जो सर्वर बना हुआ है, क्या उसकी भी कोई लिमिट है? उसकी भी कोई लिमिट होगी ना, कि वो इतने डॉक्यूमेंट ही स्टोर कर सकते हैं, सर्वर पे इतना स्पेस है। ऐसे थोड़ी अनलिमिटेड कितने भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दें, नहीं। तो वो सर्वर जल्दी भर जाएगा अगर हम वर्ड PDF वगैरह अपलोड करेंगे तो, क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। पर XBRL क्या करता है? उस बड़ी फाइल को रिड्यूस कर देता है, छोटा कर देता है, तो जिससे ज्यादा डॉक्यूमेंट आ पाते हैं, समझ गए? या आपकी वर्ड फाइल को छोटा कर देगा। मतलब 5 MB की फाइल है, तो मान लीजिए उसको 50 KB की ही कर देगा, ज्यादा डॉक्यूमेंट स्टोर हो पाएंगे सर्वर के ऊपर। प्लस इससे जब हम इससे फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो उसमें जो हमारी एक्यूरेसी वगैरह है, वो भी इंप्रूव होती है। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है।
किस किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, चलो ये बताओ फिर, आज आपने पढ़ा है तो बताओ ताजा ताजा, कौन कौन सी कंपनी को जरूरी है XBRL में रिपोर्ट सबमिट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना लिस्टेड कंपनी को? और बस लिस्टेड कंपनी को ही है, और भी कोई कंपनी है? सर जिन कंपनी को ऑडिट कराना होता है वो सभी करेंगी। जिस कंपनी को ऑडिट कराना होता है वो सभी करेगी। ओके, तो ऑडिट तो सबको ही करवाना होता है, सभी करेंगे सर फिर। सभी करेगी, तो फिर लिस्टेड क्यों बोल रहे हैं? नहीं, लिमिट होती है बेटा, लिस्टेड के लिए तो है ही, लिस्टेड को तो करना ही है, लिस्टेड के लिए तो है ही है। बाकी जो कंपनियां हैं लिस्टेड के अलावा, लिस्टेड और उसकी सब्सिडी को तो करना ही है, उसके अलावा लिमिट होती है, पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। ऐसा ही है? सर पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है या फिर 25 करोड़ और है? आप बताओ, मुझे क्या पता, लो आपने पढ़ा, मैं मुझे तो लो आता ही नहीं। हमारे अपने इस 5 करोड़ है, हाँ 5 करोड़ होगा, या चेंज हो गया होगा, पहले 25 करोड़ था जो मुझे मैंने पढ़ा हुआ, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है ये चीज, अपने सिलेबस में है ही नहीं, ये तो मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा हुआ था वो 25 करोड़ पढ़ा हुआ है, मे भी अब चेंज हो गया हो, तो लॉ के रिसेंट अमेंडमेंट मुझे नहीं पता है, और अपने कॉस्ट ऑडिट का ये पार्ट नहीं है, ये तो जिक्र चल गया इसलिए मैंने आपको बोला है। टर्नओवर 100 करोड़ ही है, हाँ टर्नओवर 100 करोड़ ही है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये सबके ऊपर एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, आने वाले टाइम में सबके ऊपर एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। आज की डेट में ये 50 से ज्यादा कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल है, आज की डेट में ये 50 से ज्यादा कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब 50 से ज्यादा कंट्रियां इसको यूज कर रही है, ठीक है। तो आपने सही कहा था, अभी किसने कहा था, तुषार ने कहा था कि जब सारे लोग ही इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है। मैं आपको चलो एक वीडियो दिखाता हूँ, सेकेंड, वेट, ये वीडियो दिख रहा है आपको? एक बार इसको देखिए आप, एक बार बताना वीडियो का ऑडियो आ रहा है क्या आपको? वीडियो का ऑडियो आ रहा है क्या? ध्यान से सुनिए, मैं रिप्ले कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं रिप्ले कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। चलिए, अच्छा अब मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो कोई बात नहीं, वीडियो के ऑडियो को मैं बंद कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन लीजिए, स्टार्टिंग से देखते जाइए। ये क्या कह रहा था कि पहले आपको बहुत सारे डेटा ऐड करने पड़ते थे, ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं आप आरओसी को, ठीक है। अब उन डॉक्यूमेंट की फिर क्या होती थी, मैनुअल जांच होती थी, मतलब वो सारे एंटर किए जाते थे मैनुअली, ठीक है, फीडिंग होती थी, ये सारे डॉक्यूमेंट फीडेड हो रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट फीड हुए, सारे डेटा यहाँ पे आए, तो ये बंदा क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है, और इसको बहुत परेशानी हो रही है। तो नया कंसेप्ट क्या लाया गया, XBRL, XBRL नया कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। अब XBRL में क्या हुआ, ये देखो, ये बंदा XBRL फाइल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और इसमें टैगिंग एक ऑप्शन होता है, टैगिंग करना, टैग करना, तो ये टैगिंग करेगा और अपलोड कर देगा, ठीक है, ये इसने टैगिंग की और अपलोड कर दिया। यहाँ पे आया, जब सब लोगों ने XBRL ही यूज किया है तो ये आराम से कंपेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। और सारी डेडलाइन जो है, देखिए इसके पास वर्क प्रेशर था, और जैसे ही XBRL यूज करना स्टार्ट किया, सारा काम
खत्म हो गया, आराम से कर पाए वो। समझ पा रहे हैं? यस। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी, ऐसे बोल सकते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी। पहले काम मैनुअल करते थे तो भैया कंपैरिजन में भी दिक्कत आती थी, अब कहते हैं कि सारा काम XBRL पे डाल दो। तो चलिए कल हम इसको डिटेल में बात करेंगे इसकी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।